आप सबका खुशामदीद है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां हम बात उस नए वायरस की करेंगे जिसने दुनिया के कई मुल्कों में दस्तक तो दे दी है, भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आज सबकी नज़रें नई दिल्ली पर मरकूज़ रहेंगी क्योंकि नई दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट का इजलास आज से शुरू होने जा रहा है और पार्लियामेंट के इजलास के अंदर आज से ही गहमा गहमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। सरकार ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत पहले ही कर दी है और हिज़्ब इख्तिलाफ ने कल अपने तेवर मीटिंग के अंदर साफ कर दिए। इस पर आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं दिल्ली के अंदर, किस हालात में खुल रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर बात हो रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अफ़गानिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म की बात भी करेंगे क्योंकि उनका बयान बड़े दिनों बाद आया और बयान के पस मंज़र और पेश मंज़र में क्या कुछ है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर जब आएंगे तो आपको सियासत से लेकर सकाफ़त और सयाहत तक हर एक खबर से बाखबर करने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि टीवी पर आप हमें देख ही रहे हैं। आप फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात जा सकें जिनको जानना दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ज़रिए रहेंगे आपके और हमारे बीच बातचीत के भी, क्योंकि 9:40 पर हमारी ऑनलाइन फ़ोन लाइन्स खुल जाएंगी, लाइव फ़ोन लाइन खुल जाएंगी। आप हमारे साथ बात करेंगे, अपने इलाके के मसाइल उठाएंगे, हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपके मसाइल का हल निकल सके। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत में आपको याद है कि आपको बताते हैं कि तारीख़ में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है। और दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ आसिफ रशीद ने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम कहते हैं आप सभी को और आगाज फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, आज का दिन क्यों अहम है, इस पर क्यों बात की जानी चाहिए। 29 नवंबर की तारीख है और 1989 में आज ही के दिन भारत के वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फ़लस्तीन की तकसीम के हक में वोट दिया था, आज ही का दिन था। 1830 में आज ही के दिन पोलैंड में रूसी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हुई और 1759 में आज ही के दिन दिल्ली के शहंशाह आलमगीर दोम का कत्ल किया गया था। 29 नवंबर 1759 को 30 नवंबर का आज का दिन। इसके साथ साथ बात बरतानिया की भी, जहां पर जरूरी जो तालीम का एक्ट नाफिज करना शुरू किया गया था उसका आगाज आज ही के दिन हुआ था। 29 नवंबर 1870 में आज के दिन ये जो जरूरी तालीमी एक्ट था वो नाफिजुल अमल हुआ और बरतानिया ने 1782 में अमेरिका की आज़ादी को तस्लीम भी किया था, दिन आज का ही था। इसके अलावा अल्बानिया साल 1944 में नाजियों के कब्जे से आज़ाद हुआ। 29 नवंबर का दिन था, अहम दिन है यौम आज़ादी अल्बानिया का आज। और 1947 का भी अहम दिन आज का दिन 1947 में भी रहा जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को अरबों और यहूदियों को अलग करने के लिए इनसे अलग करने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई और उस पर वोट दिया गया। उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी आज के दिन जनरल असेंबली में खुलकर इसको वोट करने का भी ऐलान किया गया था। 29 नवंबर साल था 1947। चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का और सबसे पहले बात उस नए वेरिएंट की, उस वायरस की जो कोविड के बाद यूरोपीय ममालिक और इटली, बरतानिया, अमेरिका समेत कई ममालिक के अंदर दस्तक दे चुका है। लेकिन अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर तैयारियां की जा रही थी और भारत के अंदर भी यूरोपीय ममालिक से शुरू होने वाले ओमिक्रॉन नामी वायरस ने जोर पकड़ा है और पहले केस की तस्दीक भारत के अंदर बताया जा रहा है कि मुंबई पहुंचते पहुंचते एक मुसाफिर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन चूंकि ये मुसाफिर दिल्ली से होते हुए, दुबई से होते हुए और केपटाउन जनूबी अफ्रीका से होते हुए मुंबई तक पहुंचा है, 32 साल शख्स है और बताया जाता है कि डोंबिवली मुंबई का शहरी है, 32 साल इसकी उम्र है और ये कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन दिल्ली से होते हुए ये मुंबई पहुंचा और जनूबी अफ्रीका से इसकी सफर की शुरुआत हुई थी, इसलिए अलर्ट भी जारी किया गया है।
साथ ही हुकाम की तरफ से इस पर बहुत करीबी नजर रखी जा रही है। हालांकि इंतजामिया मुकम्मल तौर पर उस वायरस की तशखीस इस शख्स में नहीं कर सकी है जिसे ओमिक्रॉन का नाम गुज़श्ता दिनों ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई है। केपटाउन के अंदर वो पहला सूबा जहां पर जनूबी अफ्रीका के अंदर न सिर्फ खेल सरगर्मियां इसलिए मुतासिर हुई क्योंकि इस वायरस ने तकरीबन 1200 से ज्यादा लोगों को मुतासिर किया था और उसके बाद पॉजिटिव केसेज यहां से आना शुरू हुए। दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक ने जनूबी अफ्रीका पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन भारत के अंदर तमाम तर एहतियाती इकदाम उठाए जाने को लेकर इन सारी तैयारियों के बीच पहला इस तरह का शख्स जो जनूबी अफ्रीका से सफर करके आया और पॉजिटिव उसका टेस्ट मुंबई के अंदर। लेकिन तशवीश इस बात की है कि शख्स जिस फ्लाइट से आया उसके बाद केपटाउन से ये दुबई गया, दुबई से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से होते हुए ये मुंबई जाकर पहुंचा है, जहां पर अब इस पर जरूर नजर रखी जा रही है। इसकी मुकम्मल तशखीस होगी, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव आने का मतलब कि जनूबी अफ्रीका के अंदर जो खतरा पैदा हुआ था उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता भारत के अंदर भी दिख सकते हैं। और साथ ही मुतलका हुकाम यानी जो एक तरफ जो कॉरपोरेशन काम कर रही है, तमाम मुसाफिरों पर एयरपोर्ट पर नजर रख रही है और दूसरी तरफ वजारत सेहत की ताजा तरीन गाइडलाइंस के मुताबिक जो इस वक्त काम चल रहा है तमाम रियासतों के अंदर, उसके मुताबिक भी इस मुतासरा शख्स पर नजर रखी जाएगी ताकि उस वायरस से बचा जाए जो अब तक तकरीबन 34,000 लोगों को अपना शिकार बना चुका है सिर्फ जनूबी अफ्रीका के अंदर। इसके साथ साथ दूसरी खबर पर चलते हैं और बात भारत की हुकूमत की तैयारियों की भी करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने ऑनलाइन मीटिंग बुलाई जिसका मकसद सिर्फ ये था कि सरकार की तरफ से 15 दिसंबर से बैनुल-अक़वामी परवाजों को तमाम ममालिक के लिए शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई थी, लेकिन तमाम रियासतों के बीच अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और हवाई अड्डों पर जहां सख्त एहतियात बरतने की वजारत सेहत ने ताकीद की है, तो दूसरी तरफ उस फैसले को भी बहुत जल्द वापस लिया जा सकता है जिस पर मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान भी कर दिया जाएगा, जिसके मुतालिक 15 तारीख से तमाम ममालिक के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट जिनमें यूके था, इटली था, बरतानिया था और भारत की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई थी कि तमाम परवाजें जो है वो 15 तारीख से भारत से जा सकेंगी। लेकिन जनूबी अफ्रीका के अंदर उस वायरस का जिसका पहला केस भी हिंदुस्तान के अंदर शायद इसकी मुकम्मल तस्दीक आज दिन में हो जाए, उसके बाद एहतियात जरूर बरती जा रही है, मगर अब जहां पर यूके, ब्राजील, इजराइल, बांग्लादेश समेत मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, इजराइल और हांगकांग के लिए भी 15 तारीख से परवाजें शुरू होंगी। सरकार का फैसला है, उस फैसले को सरकार वापस ले सकती है, क्योंकि जो मीटिंग वज़ीर आज़म ने की थी उसमें तमाम मुतलकीन को यह सख्त हिदायत जारी कर दी गई थी कि जो फैसला लिया गया है उसको या तो महदूद किया जाए या उस पर गौर किया जाए कि फैसला आज के वक्त में सही है या नहीं, ताकि खतरात से बचा जा सके। फिलहाल मरकजी वजारत सेहत और मरकजी वजारत हवाबाजी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि RT-PCR टेस्टिंग को रैंडमली किया जाएगा, यानी जो परवाजें आएंगी एक तो नज़र रखी जाएगी, दूसरी तरफ से परवाज़ों के अंदर 30% टेस्टिंग जो है वो ऑन स्पॉट की जाएगी, उसको भी एक मैकेनिज्म के तौर पर देखा जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो मजीद एहतियाती कदम उठाने उस सिलसिले में आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर मरकजी वजारत दाखिला, वजारत खारजा और उसके साथ साथ मरकजी वजारत सेहत और हवाबाजी की वजारत जो है वो मुश्तरका तौर पर एक SOP जो है वो फॉर्मुलेट करेंगी कि एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो नई परवाजें 15 तारीख से शुरू होनी थी क्या वो मुतासिर होंगी, नहीं होंगी, अगर नहीं होंगी तो कैसे सिस्टम चलेगा, ये 15 तारीख तक ये आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर जो है ये हतमी फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो शहरी हवाबाजी की वजारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि SOP जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे और जहां पर भी SOP को फॉलो करने की शिकायत आएगी कि नहीं पूरी तरह से किया जाएगा वहां पर कार्रवाई भी इन एयरपोर्ट्स पर की जाएगी। ये तो खबर थी जनाब दिल्ली के अंदर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अब को जरा समंदर के पार भी लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि सऊदी हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है और सऊदी हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि खाने काबा में आम नमाजियों के लिए तवाफ काबा अब और आसान कर दिया गया है, यानी जो पाबंदियां आयद कर दी गई थी सऊदी हुकूमत की तरफ से उन पाबंदियों को हटा दिया गया है और सऊदी अरब में अब आम नमाजियों को भी खाने काबा के तवाफ करने की इजाजत दे दी गई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक ये फैसला उस वक्त लिया गया जब मौजूदा सूरत हाल पर बगौर जायजा लिया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि हालात काबू के अंदर है और खाने काबा के अंदर जो लोग आ रहे हैं उन्हें हफ्ते में जो 3 तरह के लोग वहाँ कंप्लीट किया रहे, एक खुदाम जो है जो वहाँ की सफाई करते हैं
उनके हफ्ते में 2 बार टेस्टिंग की जा रही है। उसके साथ साथ जो जिम्मेदार वहां के हैं उन्हें भी हफ्ते में, जो लगातार वहां अंदर आते हैं तो उन्हें भी हफ्ते में 2 बार टेस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। और अब जो आम नमाजी होंगे वो ऑलरेडी टेस्टेड होंगे, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही एक सेट शेड्यूल जो है वो तय किया गया सऊदी इंतजामिया की तरफ से, लेकिन पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हटा दी गई हैं। और अब खाने काबा के तवाफ की इजाज़त उन लोगों को भी होगी जो आम ज़ाहिर नमाजी जो वहां पर जा रहे थे वो भी अब तवाफ के लिए जो है वो जा सकते हैं। तो ये एक बेहतर और मस्बत खबर उस वक्त सामने आ रही है जब हज 2021-22 के हवाले से तैयारियों में शुरुआत हो गई है। ऑनलाइन पोर्टल खुल गए हैं, दरख्वास्तें जमा की जा रही हैं, सऊदी हुकूमत पर सबकी नजरें, और इस बीच सऊदी इंतजामिया भी आहिस्ता आहिस्ता करके इन सभी मामलात को अब देख रही है जो फिलहाल हज के लिए जो है एक बड़ी रुकावट बन सकती। तो ये आम नमाजियों के लिए खोलना भी उस सिमत में एक और कदम जो है वो माना जा रहा है। तो ये तो थी जनाब खबर खाने काबा के हवाले से, लेकिन जरा दिल्ली की खबर आपको बताते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर आज गहमा गहमी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज दिल्ली में जो बड़ी खबर है वो आज से बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान का इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है। और ऐवान पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है और ये इजलास इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस इजलास के अंदर जहां पहले दिन ही सरकार की तरफ से किसानों के जो 3 कानून बनाए गए थे उन्हें कलअदम करने का ऐलान पहले सरकार ने किया था, लेकिन अब ऐवान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर आज इस मसवदे कानून को जो है वो लाया जाएगा, जिसके बाद वो 3 कानून रद्द किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी कमर कस ली है और हिज़्ब इख्तिलाफ का मानना है कि MSP के मामले पर किसी भी तरीके से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और सरकार को लिखित MSP जो है यानी रिटन में MSP की गाइडलाइंस और MSP की जो बात होगी वो करनी होगी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो ऑल पार्टीज मीटिंग हुई है उस ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर भी जहां तरह तरह के सवाल उठे हैं, तहाँ वजीर आज़म की ऑल पार्टीज मीटिंग में शिरकत न करने पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने तनकीद का शिकार बनाया है। कल रात देर गए ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें वजीर आज़म मौजूद नहीं रहे, ताहम वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आज़म के बदले वहां पर तकरीर की, जिस दौरान उन्होंने सभी मेंबरान से दरख्वास्त की कि आने वाले दिनों के दौरान यानी आज से जो इजलास शुरू होने जा रहा है इसे बाअसर और मौसर बनाने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जाए और सरकार हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है जो सवाल सरकार के सामने हिज़्ब इख्तिलाफ या मेंबरों की तरफ से जो है वो रखा जाएगा। पार्लिमानी अमूर की वजीर प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया कि 31 पार्टियों को जो है वो दावतनामा भेज दिया गया था और 31 पार्टियों में कमोबेश 42 लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया है और सरकार ने उन्हें एश्योर किया है कि बिना किसी खलल के उनके सवालों के जवाब जो है वो दिए जाएंगे। यानी आज से बाज़ाब्ता तौर पर इजलास शुरू होना है, लेकिन इजलास से पहले जहां एक तरफ से किसान है वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मौजूदा सूरत हाल है इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से पहले ही तेवर जो है वो सख्त कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि जो PSUs फायदे में है, जो मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं उन्हें जम करने या तहलील करने की हुकूमत क्यों कोशिश कर रही है, उसको लेकर भी हंगामा जो है वो आज होने जा रहा है। तो ये आज से इजलास शुरू होगा और इस इजलास में अंदर क्या कुछ होगा जहां हम हर दिन आपको अपडेट जरूर करेंगे, वहीं पर गुलिस्तान न्यूज आपको हर छोटी बड़ी खबर से जो है वो आगाह करेगा। पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान जो आज से शुरू होने जा रहा है कमोबेश 26 बिल एजेंडे के अंदर है, यानी 26 मसवदे कानून सरकार की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं और ये मसवदे कानून जो है वो इंतहाई अहम है सरकार की नुक्ते निगाह से। लेकिन हुकूमती ज़राया की बात अपनी जगह, हिज़्ब इख्तिलाफ का मानना है कि इन 26 कानूनों से मुल्की सलामती सबसे ज्यादा अहम है और मुल्की सलामती को लेकर सरकार से सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। मरकजी काबीना ने पहले ही कई बिलों को जो मसवदा तैयार किया गया था उसको क्लियरेंस दी है और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के वजीर अनुराग ठाकुर की तरफ से जो गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कुछ इशारे जरूर दिए थे, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया था कि कानून जो फार्मर्स बिल है 2021 उसे रिपील किया जाएगा। उसके साथ साथ जो दीगर मामला थे, जो नारकोटिक या ड्रग्स का मामला है, अमेंडमेंट चार्टर अकाउंटेंसी बिल के अंदर है, कंपनी सेक्रेटरीज के अंदर अमेंडमेंट लानी है, बैंकिंग लॉज के अंदर अमेंडमेंट की बातें हो रही है,
क्रिप्टो करेंसी का मामला जो है वो सबसे ज्यादा अहम जो है वो रहेगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सामने रखी जा रही है। कुछ और इंतहाई अहम और हसास मामले जो है वो ऐवान के सामने रखे जाएंगे। तो हम देखना होगा कि जब ये बिलें तहरीर की ऐवान के सामने रखी जाएंगी तो ऐवान इसका रद्दअमल कैसे देगा, क्या 1 गो में ये पास होनी है या अलहदा पीस मीन्स में इसको पास करने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से। तो ये तो आज से इजलास शुरू होगा और क्या कुछ वहां पर रहेगा आपको जरूर इससे बाखबर करेंगे। लेकिन बात जरा आगे बढ़ाते हैं और बात आपको आज से बताएंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की बात तो अपनी जगह, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी जम्मू कश्मीर की नजरें मरकूज है। और जम्मू कश्मीर से जो एक ही जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर है, उनका क्या कुछ मानना है। बिल्कुल, ऐवान में आज हंगामे के खूब आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की गूंज भी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस शहरी हलाकतों पर अपनी बात रख सकती है। मामला आज ऐवान के अंदर रखा जा सकता है, जिस पर बहुत ज्यादा गुज़श्ता दिनों सियासत भी हुई। रियासती दर्जे की बहाली और इंतखाबात का मुद्दा भी इस बार सर फहरिस्त रहने वाला है। और हमें जो जराये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इन 3 मामला, स्टेटहुड और उसके साथ साथ जो शहरी हलाकतें जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा पिछले हमने 2 महीनों के दौरान देखी है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ एनकाउंटर्स या कार्रवाइयों पर भी सवाल उठाए गए थे, जिस पर पुलिस ने भी जवाब दिए, वो मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उठाए जाएंगे। लेकिन साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पिछले आप देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला समेत तमाम जो लीडरान खिता चुनाव के अंदर सरगर्म भी नजर आ रहे हैं और एक सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि जरी इस्लाहत को अगर वापस लिया जा सकता है तो 5 अगस्त की से पहले की जो सारी सूरत हाल है या वो जो सिचुएशन है उसको वापस लाना या उस हुकूमती फैसले को वापस क्यों नहीं लिया जा सकता है। बड़ी दिलचस्प बात जो है वो हसनैन मसूदी साहब ने कही है। हसनैन मसूदी साहब का मानना कि देखिए, हमें कहा जा रहा कि जनाब ये कानूनी मामला है जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समात मामला चला गया, और जब किसानों के मामला था तो वो बिल भी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ते तौर पर कमेटी फ्रेम अप की थी और उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने तीनों कानूनों को वापस लिया। तो इसी तरीके से 5 अगस्त के फैसले को भी रिपील किया जाना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसे कलअदम करार देना चाहिए, ताकि साबिका जो पॉलिसी है उसको जो है आगे बढ़ाया जा सके। ये यानी कहीं ना कहीं एक तरफ से बड़े मामले तो होंगे, लेकिन उस बड़ी आवाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज कहां पर एग्जिस्ट करेगी, एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत के लिए एनसीपी ने और टीएमसी ने हिमायत का ऐलान कर दिया, कहा गया कि वो इन बातों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत का ऐलान करते हैं। ये तो बात थी जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और ये भी याद रखिएगा कि आज 10:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की मीटिंग होनी है पार्लियामेंट के अंदर, और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एक कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग के तौर पर यह मीटिंग जो है वो बुलाई गई है 10:30 बजे विंटर सेशन से कबल। आज बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग लोकसभा के अंदर होने जा रही है और इस सिलसिले में मीटिंग के अंदर जिन लीडर्स ने आना है उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बिल्कुल, उससे पहले 10 बजे कांग्रेस की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई है हिज़्ब इख्तिलाफ की, और आगे की हिकमत अमली जो ऐवान के अंदर रहेगी, किस तरीके से बेहतर तरीके से ऐवान के अंदर कार्रवाई चल सके, हुकूमत इसके लिए पहले से कह रही है, उसने तैयारियां की हैं। लेकिन सुबह 10 बजे चूंकि जो कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई है, कौन कौन सी इसमें तमाम जमातें हैं वो शामिल होंगी। त्रिपुरा का मसला इस बार काफी ज्यादा सुर्खियों में है, तो खबर यह है कि इसको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश है, बिजली को लेकर। और इसके अलावा जो आगाज में हमने आपको बताया कि पेंशन रिफॉर्म बिल जैसे उन सभी बिलों पर जरूर हुकूमत बात करने जा रही। कुल मिलाकर 25 बिल जो इस बार सरकार टेबल करने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जरी कवानीन और एमएसपी पर कानूनी जो सरकार की तरफ से इस पर कानून बनाया जाना है, उस पर भी काफी ज्यादा सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज ही जब ये मीटिंग हिज़्ब इख्तिलाफ की हो रही है तो एनडीए में शामिल यानी हुकूमत की एक इत्तेहादी पार्टी है मेघालय से नेशनल पीपल्स पार्टी, उसने शहरियत तरमीमी कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जिसे लेकर एहतजाज भी तकरीबन 1 साल तक चले थे, उसको भी वापस लेने का मुतालबा इशफाक कर। जब हम आपसे बात कर रहे हैं जी तो डेवलपमेंट्स हो रही है, क्योंकि राज्यसभा का भी इजलास होना, और ये पहला मौका होगा जी राज्यसभा की जब बात चल रही है तो आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम
कि जम्मू कश्मीर की राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, उनका टेन्योर खत्म हुआ और उसके बाद से चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली है नहीं तो सिस्टम जो है वो हॉल्ट हो गया, इसलिए राज्यसभा के अंदर कोई भी वहां पर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला अपनी जगह, राज्यसभा से जो बात मैं आपको बताने जा रहा था वो ये था कि लोकसभा के अंदर तो हंगामे की बात हम कर रहे हैं, राज्यसभा के अंदर भी मेंबरों ने कमर कस ली है और पहला नोटिस बिजनेस सस्पेंशन का आ चुका है और सीपीआईएम के जो एमपी है बिनोय विश्वासन, उनकी तरफ से सस्पेंशन बिजनेस नोट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन को चला गया है, जिसमें कहा गया कि जनाब बाद में सारे काम किए जाएंगे, सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का मामला जो है वो लाया जाए, उसके बाद आपने जो काम करने हैं करते रहिएगा। तो राज्यसभा के अंदर भी हंगामा जो है वो खूब होगा। दिल्ली की बात हो रही है तो फटाफट से आपको ये भी बताते चले कि मौसम का मिजाज बदल रहा है। सर्दियों ने दिल्ली के अंदर दस्तक तो दे दी है, धुंध अपनी जगह है, लेकिन धुंध के साथ साथ हवा आलूदा है, यानी जहर आलूदा हवा के बीच स्कूलों को बंद करने का फैसला गुज़श्ता दिनों लिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली इंतजामिया, अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने इस बात का फैसला लिया है कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर दरसी निज़ाम जो है वो बहाल किया जाएगा। दिल्ली के अंदर आज से दिल्ली स्कूल जो है वो दोबारा खोले जा रहे हैं और दिल्ली इंतजामिया की तरफ से माना जा रहा है कि हालात, एयर क्वालिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के अंदर आज से दोबारा स्कूल खोलने की बात जो है वो सामने रखी गई है। 13 तारीख को सफर, एक मिनट मैं जरा इसको कंप्लीट कर दूं जी। सफर का जो मामला है, जो मॉनिटर एयर पोल्यूशन को कर रहा है, उनका मानना है कि दिल्ली की ओवरऑल क्वालिटी जो है, हवा की क्वालिटी जो है वो पुअर है। ये आज सुबह सुबह सफर की तरफ से जो वो एनालिसिस जो है वो सामने रखा गया है और एयर क्वालिटी न सिर्फ एक जगह में बल्कि कई जगहों पर AQI जो है वो खतरे की निशान से ऊपर है, काफी कमजोर है और इस भी स्कूल दोबारा खोलने का फैसला जो है वो दिल्ली इंतजामिया की तरफ से किया गया। एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ से स्कूलों ने पूरी तरह से जब दिल्ली को खोल दिया, स्कूलों को खोलने की बात सामने रखी गई है तो ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा मसला है। बच्चों ने स्कूल आना है तो फुल फ्लेज ट्रांसपोर्ट स्कूल चलाने से मना कर चुके हैं, तो किस तरीके से निजाम आगे बढ़ेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। जी आसिफ, चूंकि 13 तारीख को आपको याद होगा फिजाई आलूदगी या हवा का मयार जो था इंतहाई खराब था और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा था 437 प्लस फिर 500 के पार हो गया था। उन सारी चीजों के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था, जिसे कुछ दिन पहले दोबारा काम करने की इजाजत दिल्ली के अंदर हुकूमत की तरफ से दे दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले में मुदाखलत के बाद, चूंकि हुकूमत ने वहां पर भी जवाब दिया था, लेकिन लॉकडाउन भी अगर लगाना पड़े तो वो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए लगाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा था। एक हफ्ते तक इस फैसले में तोसी कर दी गई। 13 तारीख के बाद आज दोबारा स्कूल खुलेंगे, 2 हफ्तों के बाद स्कूलों को खोलने की आज इजाजत दी जाएगी। लेकिन इस बीच कोविड-19 की गाइडलाइंस अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ फिजाई आलूदगी के बीच गाड़ियों का जो ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला है वो कैसे चलेगा, इस बात को भी यकीनी बनाने पर तालीमी इदारों पर जोर दिया है दिल्ली की आप सरकार ने। चलिए जी, जल्दी से जरा आप सरहद पार की भी खबर आपको बताएंगे और उसके बाद छोटे से ब्रेक के लिए जाना और ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको फटाफट से बैक टू बैक जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर से बाखबर करेंगे। बात जरा अफगानिस्तान की आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से खबर इस वक्त की सामने जो आ रही है कि आखुनजादा ने कई महीनों की खामोशी जो है वो तोड़ी है और सोशल मीडिया पर तकरीबन 20 से 25 मिनट का अपना बयान जो है, ऑडियो बयान जो है वो जारी किया है, जिस दौरान उन्होंने कई अहम और हसास मामलों की ओर तवज्जो मबजूर कराने की कोशिश की है। तालिबान इंतजामिया की तरफ से जो बयान जारी किया गया है और आखुनजादा ने जो बयान जारी किया उसमें अशरफ गनी इंतजामिया पर इंतहाई संगीन नवीयत के इल्जामात आयद कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान के निगरान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद आखुनजादा ने सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद के दरमियान अपनी खामोशी तोड़ते हुए तालिबान के दौरे हुकूमत में वजीर आजम मुकर्रर होने के बाद पहली बार जो है वो अपना बयान जारी किया है। अफगानिस्तान के कौमी रेडियो और न्यूज चैनल पर हफ्ते की शाम आखुनजादा का ऑडियो पैगाम नशर किया गया, जिसमें साबिक अफगान सदर अशरफ गनी पर बदउनवानियों और फंड के गबन के इल्जामात लगाए गए हैं। खामोशी तोड़ने के साथ ही
उन्होंने दुनिया तक जाने की कोशिश की है और कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरे मुल्क की तखलीबकारी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान इस वक्त अंदरूनी मामलात से निपटने की कोशिश कर रहा है, यानी किसी न किसी तरीके से उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि ऑल इज नॉट वेल, और जिस मुश्किल तरीन वक्त से अफगानिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, इसमें यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पड़ोसी मुल्कों की सियासत में दखल दें, और ना ही तालिबान कभी ये करने की कोशिश करेगा। एक तरफ से ये बयान आया है और दूसरी तरफ से जो अपील गई है जी, वो गई है यूरोपियन यूनियन के लिए, और तालिबान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो लगातार मशावरत और मीटिंग चल रही है, उसमें एक बार फिर उन्होंने अपील की आलमी इदारों से कि जो आयद पाबंदियां हैं, जो माली पाबंदियां तालिबान पर लगी हुई है, उनको हटाया जाए, क्योंकि उन पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान का आम आदमी जो वो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हो रहा है। तो यूरोपियन यूनियन ने कल तालिबान को इस बात की वजाहत तो कर दी है कि आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन फॉर एक्सटर्नल एक्शन सर्विस EEAS जो है, उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि तालिबान इंतजामिया को फौरी तौर पर माली मुआवनत की जाएगी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यूरोपियन यूनियन तालिबान की इंतजामिया को तस्लीम कर रहा है। ताकम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यह माली मुआवनत जो है वो की जाएगी। तो एक तरफ से अखुनजादा का बयान आया है, दूसरी तरफ से यूरोपियन यूनियन ने राहत का ऐलान किया है। इस बीच आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के लिए और मुश्किलें पैदा हो सकती है। अमेरिका के अंदर माहिरीन का इस तरीके का ऐलान जो है वो पहले ही कर दिया गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर आएंगे तो मौजूदा सूरत हाल पर एक बड़ा बयान आया है। बयान किसने दिया है और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को हवाले से, सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, उस पर तफसील के साथ बात करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।